स्टडी विद शरण आईएएस के हिंदी क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम नागमती का विरह वर्णन, हिंदी साहित्य का एक कह सकते हैं कि अनूठी चीज़ है, अनोखी वस्तु है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको अनूठी वस्तु कहा है, विरह वर्णन, क्योंकि ऐसा विरह वर्णन हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी हिंदी साहित्य के आते हैं, चाहे वो स्नातक कक्षाओं परास्नातक कक्षाओं में हो या सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज की या स्टेट सर्विसेज की जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल होता है उसमें आता है। एंड इसके अलावा यूजीसी नेट इस सब परीक्षाओं में भी आते रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन। नागमती का विरह वर्णन जो है उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि रानी होती हैं इसमें। जो नागमती पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, जायसी सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की कृति जो है पद्मावत, ये भक्त काल की कृति है। अवधि में लिखी है, प्रारंभिक अवधि में लिखी गई है और ये ठेठ अवधि में है। अगर रामचरितमानस की बात करें तो उन्होंने तत्समीकरण अवधि भाषा किया है, यहाँ पर ये ठेठ अवधि में लिखी गई है। इसी कृति में तीन, एक तो रतन सेन है जो शासक हैं, रतन सेन है जो राजपूत शासक हैं, इनकी पत्नी नागमती है और सिंघल देश की राजकुमारी हैं पद्मावती। पद्मावत नाम है, तिन्हीं के नाम से है। ये इनके खोज में जाते हैं और यहीं पर नागमती इनके जाने के बाद दुखी होती हैं और अपना विरह व्यक्त करती हैं। तो यहाँ पर जो नागमती का विरह जो है, ये सबसे बड़ी विशेषता, ये रानीपन अपना भूल जाती हैं, रानीपन भूल जाती हैं। अगर रानी रहती तो क्या होता है कि रानी होकर के अगर विरह करती तो ये महलों का विरह होता, महल के विरह में महल के प्रतीक होते, महल के रहन सहन होता, तो उस प्रतीक को साधारण आदमी अपने से तादाद में नहीं बैठा पाता। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा, ये रानीपन भूलती हैं और साधारण जो गृहस्थिक नारी होती है, एक सामान्य नारी, भारत की सामान्य नारी कह सकते हैं, भारत की सामान्य गृहस्थिक नारी बन जाती हैं। और ऐसा होने पर इनकी जो विरह है वो एक सामान्य नारी का विरह बन जाता है और उस विरह को, उस वेदना को हर व्यक्ति, हर पाठक महसूस कर पाता है, क्योंकि वो जनसामान्य है। महल का हर व्यक्ति राजा नहीं है, हर व्यक्ति महल में रहने वाला नहीं है, तो वो सामान्य है और ये यहाँ का विरह ये महसूस कर पाता है। और इस साधारणीकरण, जो विरह का साधारणीकरण मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत में किया है, उसकी खास विशेषता ये है कि उसका साधारणीकरण ही, रानी का विरह वर्णन का साधारणीकरण ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे अगर महल में रहती हैं तो जेठ के तपती धूप से उन्हें क्या मतलब है, लेकिन एक उदाहरण देखिए, जेठ जरे जग बहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा, चारिहु पवन झकोरे आगी, लंका डाह पलंका लागी। मतलब जेठ जरे जग बहे लुआरा, इस लूह से जो यहाँ पर चलता है, उस लूह से किसी रानी को क्या मतलब हो सकता है, उस बवंडर से जो गर्मी के सीजन में जगह जगह उठते रहते हैं, उस बवंडर से क्या मतलब हो सकता है। चारिहु पवन झकोरे आग, यानी जो पवन चलती है उसमें से आग निकलती है उस गर्मी में, लेकिन वो आग वहाँ नहीं, लंका डाह पलंका लागी, वो आग जो है लंका को जला करके अब हमारे पलंग में लग गई है। मतलब उनके विरह की अग्नि जो है वो इतनी तीक्ष्ण है कि जितनी ये तीक्ष्ण, ये यहाँ पर वेदना दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से एक और है, बरसे मघा झकोरी झकोरी, बरसे मघा
झकोर झकोरी, मोर दुई नयन, मोर दुई नयन, चुएं जस ओरी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बरसे मघा झकोर झकोरी, मतलब झकोर झकोरी मतलब जो झूम के बारिश होती है माघ मास में या सावन भादों माघ, मघा मतलब मेघ, सावन भादों में जो झकोर झकोर के बारिश होती है, मोर दुई नयन, उस तरह से जो मोर दुई नयन चुएं जस ओरी। ओरी जानते हैं, ओरी यहाँ पर जो खपड़ेल के घर होते थे उसमें से नालियाँ जो बनी होती थी उसमें से पानी गिरता था, उसे ओरू और औती कहते थे यार। तो उसमें से जो पानी गिरता है लगातार धीरे धीरे गिरता रहता बारिश पर, जब झकोर झकोर के बरसता है, तो उस बारिश उनके नयन से जल जो बिरह में गिरता है वो उसी जल के समान है। अब यहाँ पर साधारणीकरण का स्तर ये देखिए कि ना तो महल में खपड़ेल का घर है, ना छप्पर है जहाँ से ओरी, जैसे ओरी से पानी टपके, और ना बरसे मघा झकोर झकोरी, ना तो इसका एहसास वहाँ किसी को होगा कि मेघ जो है झकोर झकोर के बरसते हैं। वैसे ही यहाँ पर है कि जेठ जरे जग बहे लुआरा, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं थी, तो उस व्यवस्था में इन्हें जेठ के जलने का एहसास कैसे होगा। लेकिन पद्मावत लिखने वाले जायसी को तो एहसास था, उन्होंने इसके नागमती के रानी होते हुए उसका विरह वर्णन साधारण नारी के रूप में कर करके अब इस विरह को अमर कर दिया है। दूसरी चीज़ आत्मविस्तार इस विरह का देखिए, आत्मविस्तार यह है साधारणीकरण। आत्मविस्तार मतलब ये होता है कि जैसे इस विरह का किस तरह से आत्मविस्तार होता है। जैसे विरह जो है, जब विरही को या विरह में जो विदग्ध होता है तो उसे अपने साथ सारी प्रकृति विरह से युक्त दिखाई देती है। वो किसी चीज़ को अपने से अलग नहीं कर पाता है, उसके आसपास का सारा परिवेश दुखी दिखता है। और इसका जो वर्णन है वो केवल जायसी जी ने नहीं किया है, सूरदास जी ने भी किया है। एक उदाहरण देखिए, सूरदास जी ने लिखा है कि सूरदास की एक कविता है, मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे। जब गोपियाँ विरह विदग्ध होती हैं और सूख जाती हैं तो कहती हैं तुम कैसे हरे हो। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे, ठाढ़े क्यों न जरे। यानी मधुबन तुम कहते, यहाँ पर गोपियों का विरह प्रकृति का विरह हो गया है। और इसी तरह से अगर तुलसीदास जी को देखा जाए तो तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है, यहाँ पर मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। और यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा सीधा सीधा, हे खग हे मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी पूरी प्रकृति ही से सीता को पूछ रहे हैं श्री रामचंद्र जी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसी तरह से जायसी जी ने भी पद्मावत में जो प्रकृति है, प्रकृति को पूरी तरह से तन्मयता से उन्होंने इसमें उकेरा है। उन्होंने सीधे कहा है कि इनका जो विरह वियोग वर्णन है इसमें इन्होंने सीधा कहा है, पीयूषो कहो सदेशड़ा। यहाँ जैसे ये पूछ रहे खग मृग है मधुकर श्रेणी, उसी तरह से वो कहते हैं पीयूषो कहो सदेशड़ा। यहाँ लिख देते हैं, पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, संदेशड़ा हे भंवरा
हे काग ता धनि बिरही जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग। तेहिक धुआं हम लाग, यानी प्रकृति पूरी तरह से उनको अपने विरह में प्रकृति को शामिल करती हैं, जैसी जी शामिल करते हैं। पीयूषो कहो, वो भंवरे से जो काला है, कौवे से जो काला है, उससे कहते हैं कि हमारे अगर प्रिय कहीं मिलेंगे तो उनसे सीधे कहना कि तुम्हारे विरह में मैं जलकर मर गई हूँ, और उसी की आग, यानी धुआं चूँकि काला होता है तो उसी की कालिख जो है हम लोगों को लग गई है और हम काले हो गए हैं। तो विरह वर्णन का साधारणीकरण यहाँ से कितना स्पष्ट रूप से यहाँ व्यक्त हुआ है। जैसे सूरदास जी ने लिखा है अपनी भाषा में या अपने लहजे में, और तुलसीदास जी ने अपने लहजे में लिखा, उसी तरह से पीयूषो स्वदेशड़ा हे भौरा हे काग ताधन बिरही जर्मनी तेहिक धुआं हम लाग। इसके अलावा विरह वियोग वर्णन की इनकी और एक और ख़ास बात है, ये इनका जो वियोग वर्णन है वो दैहिक सौंदर्य या दैहिक प्राप्ति या मिलन से संबंधित नहीं है, ये साधारण गार्हस्थ्यिक जीवन से भी संबंधित है। क्योंकि अगर पति, चूँकि अगर अवध क्षेत्र को देखा जाए तो पति ही पुरुष प्रधान समाज है, और यहाँ पर पति ही सब कुछ कमा कर लाता है, पत्नी घर का काम देखती है। तो वहाँ पर जब बरसात का सीज़न आने वाला होता है तो छप्पर या घर जो ठीक किए जाते हैं ताकि जो है बारिश में पानी ना टपके और ठीक से बरसात गुजर जाए। गरीबी चारों ओर होती है, तो हर साल ये छप्पर या जो घर होते हैं, खपरेल के घर होते हैं, उनको ठीक करना होता था। अब तो पक्के हो गए हैं, उस समय की बात है। तो उन्होंने सीधे कहा है कि पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नाही, हाँ बिनु नाही मदिर को छावा, मदिर को छावा। मतलब जब पति नहीं है हमारे, तो हमारे घर को, मंदिर को छावा मतलब मंदिर को, यहाँ घर से मतलब है हमारे घर की मरम्मत कौन करेगा, उसी जो छप्पर डाला जाता है उसको कौन डालेगा। खपरेल का घर है तो खपरेल की घर की मरम्मत कौन करेगा। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिन नाय मदिर को छावा। तो यहाँ पर जो उनका गार्हस्थ्यिक जीवन से संबंधित जो साधारणीकरण है यहाँ भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उनके विरह में कोई भी चीज़ महलों की नहीं है। हर विरह का हर कोना ग्रामीण परिवेश से और लोगों के रहन सहन जिस तरह से थे अवध क्षेत्र के, उसी क्षेत्र वहीं से लिए गए हैं, ना कि किसी महल से लिए गए हैं। इसके अलावा एक बिंदु और यहाँ और देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिबद्धता, प्रेम की प्रतिबद्धता यहाँ देख सकते हैं। प्रेम की प्रतिबद्धता, प्रेम की प्रतिबद्धता का स्तर यहाँ देखते हैं कि हम नागमती जानती हैं कि वो पद्मावती के लिए गए हैं और उनके उत्तरदायित्वहीन व्यवहार को भी जानती हैं रतन सेन के, लेकिन फिर भी उन्हें उनके प्रेम में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये प्रतिबद्धता उनकी जो प्रेम के प्रति है वो उनके काव्य में भी, उनके कथन में दिखाई देती है। वो सीधे कहती हैं, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकु तेहि मारग उड़ी परे, मकु तेहि मारग उड़ी परे, कंत धरें जहाँ पाँव। कंत मतलब पति, धरें जहाँ पाँव। स्पष्ट देखिए, यह तन मतलब ये तन जला करके हम विरह जो है ये तन जला करके राख कर दे, और वो राख को पवन उड़ा कर ऐसी जगह ले जाए जहाँ से हमारे
पति गुजरने वाले हैं। तो प्रतिबद्धता प्रेम की, जबकि वो जानती हैं कि जो रतनसेन है वो क्या है, वो उत्तरदायित्वहीन है और वो नागमती के लिए सिंघलदीप जाते हैं। इस तरह से इस विरह वर्णन में सबसे बड़ी जो खासियत है वो है, पहली बात, पहला जो है वो है साधारणीकरण। रानी ने, या कह सकते हैं कि विरह जो है जनसाधारण की या सामान्य नारी का विरह है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है इसका आत्मविस्तार, या इसका जो विस्तार है वो विरह को इस तरह दिखाना जो सामान्यतः लोग महसूस करते हैं कि विरह की स्थिति में ये नेचुरल है कि विरह की स्थिति में सारी चीज़ें दुखी दिखती है। अगर हम दुखी होते हैं तो हमें कोई ऋतु नहीं अच्छी लगती है, न ठंडी, न गर्मी, न बरसात, न बारिश अच्छी लगती है, न ठंडी हवा अच्छी लगती है, न बाहर अच्छा लगता है, न घर में अच्छा लगता है। तो ये इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाया है कि आत्मविस्तार इसका है कि पूरी प्रकृति ही दुखी रहती है। और इसको जैसे हमने बताया, कई कवियों ने, सूरदास जी ने भी, तुलसीदास जी ने भी, अन्य कवियों ने भी इसको स्पष्ट रूप से दिखाया है। तीसरा जो है एक गार्हस्थ्यिक प्रेम या गार्हस्थ्यिक जीवन से संबंधित जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को भी ये दिखाता है। केवल मात्र दैहिक सुख और मिलन के लिए विरह नहीं है। ये विरह किसके लिए है? क्योंकि सामान्य नारी, जो साधारण नारी होती है, उसे अपने पति से केवल प्रेम और मिलन ही नहीं चाहिए, उसे और क्या चाहिए? उसे अपने गार्हस्थ्यिक जीवन की जिम्मेदारी भी चाहिए। उस जिम्मेदारी को भी यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिन नाय मदिर को छावा, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और इसके अलावा प्रेम की प्रतिबद्धता, सामान्य नारी ये चाहती है कि जो है प्रेम के प्रति प्रतिबद्ध रहे व्यक्ति, और ये प्रतिबद्धता दिखती भी है, चाहे पति पीने वाला हो, मारपीट करने वाला हो, या उस समय की स्थिति के अनुसार अन्यत्र जो है इस तरह से कहीं मार्ग भटक गया हो। तो इस तरह से अगर स्थिति देखी जाए तो जो प्रेम की प्रतिबद्धता है, सामान्य नारी की प्रतिबद्धता है, वो यहाँ दिखाई देती है। और यह तंजारो छार कर कहो कि पवन उड़ाए, मक उतहि मारग उड़ी परे कंत धरे जा पाँव। तो इस तरह से अगर शुक्ल जी का कथन ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि ये अद्वितीय और अद्भुत चीज़ है विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन। और ये विरह वर्णन ऐसा हिंदी साहित्य में मिलना मुश्किल और दुर्लभ है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।